तो हम बात कर रहे थे देवनागरी लिपि के मानकीकरण की। और आगे भी हम देखेंगे तो मानकीकरण के प्रयास जैसे कल का जो मैंने पिन करके रखा है, तो उसको सुनना 10-12 मिनट का है। तो वहाँ पे व्यक्तिगत प्रयास और संस्थागत प्रयास को समझाया है कि क्या क्या किस किस चरण पे चलता है और क्या क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं। अब बात करना ज़रूरी है कि ये जो मानकीकरण हुआ था या फिर इसके प्रयास थे, तो और क्या सुझाव दिए जाते हैं, या फिर अगर वर्तमान संदर्भ में हम इसको थोड़ा देखें या फिर इसको थोड़ा परखें, तो क्या ज़रूरत है या फिर देवनागरी लिपि में और क्या चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आ सकती हैं या फिर व्यवस्थित ढंग से हो सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या-क्या सुझाव दिए गए कि ये चीज़ें होना ज़रूरी है या फिर इनका होना नहीं ज़रूरी। जैसे ध्वनियों और उनके संकेत में, तो आपको पता ही है कि एक अगर स्वतंत्र ध्वनि है, कोई भी स्वतंत्र ध्वनि है, तो उसके लिए स्वतंत्र संकेत होना देवनागरी लिपि की विशेषता है। लेकिन कहीं-कहीं पे समझ आता है कि जैसे ए और अ, इनके लिए स्वतंत्र संकेत नहीं है। जैसे आप सोच के देखो, डॉक्टर लिखा है, जैसे डॉक्टर अगर आप दिमाग में आप बिंब बनाओ, डॉक्टर अगर लिखा है, तो डॉक्टर के ऊपर डा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है, हालाँकि चंद्र बस लगा रहता है, ठीक है? तो अगर चंद्र को हटा दें, तो ये डॉक्टर हो जाएगा, और अगर ये आ का ओ कर दें, तो डॉक्टर हो जाएगा, जो दोनों ध्वनियाँ नहीं हैं। तो वहाँ पे हमें समझ आता है कि इसके लिए स्वतंत्र रूप नहीं है, मतलब डॉक्टर जो आ और ओ के बीच का अ आता है, तो वो उसके लिए हमारे पास स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। तो एक सुझाव ये दिया गया कि स्वतंत्र ध्वनियाँ रखी जाएँ या फिर स्वतंत्र ध्वनियों का विकास हो। दूसरी चीज़ हमें क्या समझ आती है? आप समझ रहे हो ना कि कैसे स्वतंत्र ध्वनियाँ रखी जाएँ, क्या हाँ विकास सर, हाँ। किया जाए? ठीक है। और फिर सर ये भी रखा गया सर कि फारसी में हुँ। कानून के लिए सर कानून के नुक्ता क लगता था सर। हाँ, ये आगे की बात है, शायद आज आपने पढ़ा है, बढ़िया। तो अब देखो, दूसरी बात हम क्या देखते हैं, बहुत सी ध्वनियाँ ऐसी हैं, जिनका उच्चारण अब हम भूल गए हैं। जैसे लिरी हो गया, लिरी, ला के नीचे पदेन लगना, या फिर री ऋषि हो गया, हालाँकि री ऋषि इतना नहीं भूले, पर जैसे हम यूज़ जो करते हैं वो नॉर्मल री करते हैं, लेकिन री के नीचे भी एक जो पदेन लगता है, तो उसका हम प्रयोग अब बहुत कम कर दिए। या फिर जो मूर्धन्य ष होता है, मूर्धन्य ष समझ गए ना? तो उसका भी हाँ प्रयोग सर, अब हाँ। सीमित होने लगा है। तो सुझाव दिया गया कि आप उसको खत्म कर दो। तो आप ज़रा ये बताओ, जैसे हम कल पढ़ रहे थे, तो समझ आया कि लिपि जो होती है, चीज़ों को सुरक्षित रखती है। तो क्या उन्हें खत्म कर देना चाहिए, या फिर अगर लिखा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि लिखा है तो ठीक है? क्या लगता है आपको? नहीं सर, खत्म को नहीं करना चाहिए, लिखा है तो ठीक है। हाँ। तो मतलब ऐसे सुझाव दिए गए कि जब इनका उच्चारण अब हम भूल गए हैं, करते ही नहीं हैं, जैसे लरी, आपको कहीं याद भी नहीं आएगा कि लरी का उपयोग कभी हमने किया है। तो जब हम उच्चारण ही करना भूल गए या फिर यूज़ ही नहीं करते, तो इसको समाप्त कर देना चाहिए, जिससे भाषा और सरल हो जाएगी। ये चीज़ें समझ आती हैं। फिर अगली चीज़ क्या होती है, जैसे सा, मतलब दंत शा और तालव्य शा, दोनों अगर एक समान से उच्चारण है, आप अलग-अलग करके देखो, दंतशा और तालव्यशा, कर पाओगे? 34 और तालाबी। नहीं, अलग-अलग सर हो जाता है ना, एक समान कैसे होगा? या फिर दंतशा और मूर्धन्यशा को अलग-अलग करके पाओगे? जैसे दंतशा और तालव्यशा को अलग-अलग आप कर पाओगे। एक होता है श और एक होता है सा। तो श और सा में अंतर समझ आ रहा है। लेकिन जो मूर्धन्य श होता है, मूर्धा से बोला जाता है या फिर उससे निकलता है उच्चारण, तो उसमें ज़्यादा अंतर समझ नहीं आता। तो जब समान अंतर है, तो जैसे पाली वगैरह में किया गया था, वहाँ पे उसके लिए समान था, तो यहाँ पे भी अगर चाहो तो कर सकते हो। और जैसे स्वर का री होता है, जो री ऋषि, और जो व्यंजन का री और उसके रा और उसके ऊपर छोटी की मात्रा, तो दोनों समान से, एक को भी री बोला जाता है, दूसरे को भी री बोला जाता है। तो जब समान शब्द हैं, समान संकेत हैं, तो उसके लिए, मतलब समान शब्द के लिए या फिर समान उच्चारण के लिए दो अलग-अलग ध्वनियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुझाव मिलता है। पर आपको क्या लगता है कि दोनों अलग-अलग हैं?
नहीं सर, जैसे कि दोनों अलग-अलग है, लेकिन उनका समान अर्थ निकलेगा तो यहाँ पर बोला गया है कि इनको सर हटा देना चाहिए या समान अर्थ निकालना चाहिए। ऐसे-ऐसे क्योंकि कई बार एक ही शब्द को कई उच्चारण आ जाते हैं, शब्द अलग-अलग होते हैं तो उच्चारण अलग-अलग हो जाते हैं, जिससे हम लोगों को परेशानी होती है, ग्रामर में भी। हाँ, तो ये चीज़ें सुझाव में मिलती हैं। अगला सुझाव क्या मिलता है, समझना कि जैसे अंगा और ईया के स्थान पर सामान्य रूप से अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है। अनुस्वार समझते हो ना, ऊपर जैसे बिंदी लगा देना, नासिक हुँ, ध्वनि, हुँ। मतलब स्वर हुँ। के बाद नासिक ध्वनि आना। तो अंगा और ईया को लिखना कितना मुश्किल है, जैसे आप किंच लिखो, तो किंच में चा के साथ आधा ईया लिखना मुश्किल है या नहीं है? या फिर जैसे गंगा लिखते हो, तो गंगा में आप अगर अंगा को लिख रहे हो तो मुश्किल है। तो इसकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग वैसे ही करते हैं कि अब बदला ही नहीं जाएगा, सिर्फ हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। हालांकि जो पंचमाक्षर होते हैं उनमें भी किया जाने लगा, पर अंगा और इया के लिए सबसे पहले यही हो गया कि इसका प्रयोग हम करेंगे। लेकिन क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या है, बांग में समझते हो क्या होता है? नहीं सर, कहीं सुना है लेकिन बहुत अच्छा समझ नहीं आता है। जैसे कि अगर संस्कृत में कोई ग्रंथ वगैरह लिखा गया है, साहित्य वगैरह लिखा गया है, तो उसे साहित्य नहीं बोलते या फिर उसे रचना नहीं बोलते, उसे बोलते हैं वाङ्मय। तो ये क्या होने लगा कि संस्कृत के कुछ शब्द जैसे वाङ्मय, इनके बिना लिखे ही नहीं जा सकते। आप अगर इया को लिखना चाहो, मतलब इया के बिना लिखना चाहो, जैसे मैं अगर लिख दूं, कुछ भी समझ लो, जैसे किंच ही समझो, किंच मात्र। तो किंच मात्र हर जगह वो उसका प्रयोग होता है, क्योंकि शिव की डमरू से निकला है, आ ई उड़ा रिलक एओंग एओच, शायद ए ओंग मतलब चौथे वर्ण में आ रहा है। तो अंगा चौथे वर्ण में और इया भी आसपास ही आता होगा। तो संस्कृत के जो वाङ्मय होंगे ना, इनके बिना लिखे ही नहीं जा सकते। और उत्तर पूर्वी भारत में तिब्बत तथा बर्मा की भाषा में ऐसी बहुत सी ध्वनियां हैं। जैसे आप देखोगे कि अगर हम उनके बोली में बोले, जो जनजाति वगैरह लोग होते हैं, या फिर कहाँ का, उत्तर पूर्वी भारत और तिब्बत तथा बर्मा एरिया की, तो वहाँ पे ऐसी बहुत सी ध्वनियाँ हैं जो अंगा और इया को स्थान देती हैं। लेकिन अगर हम इसको हटा देंगे तो वो जो अनुस्वार होगा उस तरह से उच्चारण नहीं दे पाएगा। तो इसके अर्थ में थोड़ा सा सुझाव होता है कि आप इसको ऐसे बदल सकते हैं। और रूल बना दिया गया, क्या रूल बनाया गया कि जो पंचमाक्षर है उसी वर्ण का होना चाहिए। जैसे अगर लिखा हो कांत, मतलब का, बड़ा का, ता, और बीच में आ रहा है ना, तो वो ना की जगह बिंदी है। ता था दा था ना, तो ना की जगह बिंदी है। अगर लिखा है पंकज, अ, नहीं, अगर लिखा है, क्या लिख रहा है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बिंदी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। जैसे ये हो जाता है, कांत का ऐसे लिख दिया जाता है, ना की जगह ये लिख दिया गया। या फिर अगर हो गंगा, गंगा हालांकि इसमें लिखा नहीं जाएगा, तो गंगा ये गा है, मतलब का वर्ण से आ रहा है, तो का वर्ण से आ रहा है इसलिए ये अंगा की जगह लगा है। अगर ये चा वर्ण से आएगा तो इया से लगेगा। मतलब लास्ट वाला अक्षर हम देखते हैं पंचमा अक्षर कौन से वर्ण से आ रहा है, और उसी वर्ण के आधार पर लगा देते हैं। तो ये जो सुझाव दिया गया था कि अंगा और इया के हम सामान्य अनुस्वार के रूप में प्रयोग करेंगे, फिर ये पंचमाक्षर में भी होने लगा कि आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो आगे क्या होने लगा, जैसे अभी मैंने बताया कि जो स्वनिम होते हैं इनका स्वतंत्र संकेत होना चाहिए, जैसे ए और ओ। तो अब आप डॉक्टर को देख लो या फिर फॉर्म को देख लो, डॉक्टर को आप बिना जो चंद्र है बिना चंद्र के बोल के दिखाओ, डॉक्टर। तो डॉक्टर कोई होता नहीं है। या फिर अगर आप आ की जगह ओ लगाओ, डॉक्टर, तो ना तो डॉक्टर होता ना तो डॉक्टर होता, डॉक्टर होता है। तो ये जो बीच की ध्वनि है, तो इसके अ के लिए ऊपर अर्धचंद्र लगाया जाए। तो ये चीजें परंपरा चल गई। जैसे फॉर्म, तो उसमें ना तो फार्म है ना तो फॉर्म है, ये फॉर्म है।
तो उस चीज़ के लिए हम समझते हैं कि अर्धचंद्र लगा के वर्तनी या फिर उच्चारण को ठीक किया जा सकता है या फिर उसके लिए अलग संकेत हम बना देते हैं। अगली चीज़ क्या समझ आती है? जैसे नुक्ते की बात होती है। ज़ और फ़। ज़ और फ़ अंग्रेजी और फ़ारसी दोनों भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में प्रायः विद्वान ये इनका प्रयोग करते हैं, जैसे गज़ल, गज़ल नहीं, गज़ल, या फिर ज़ीरो, फ़ेल, फ़ोटो। तो वो जो ज़ आता है, नुक्ता आता है, तो नुक्ता ये अंग्रेजी और फ़ारसी दोनों से। तो विद्वानों ने कहा कि आप नुक्ता का प्रयोग करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ और होती है कि ये जो नुक्ता होते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, स्वसंतनात्मक तो कहे जा सकते हैं, लेकिन स्वनिमात्मक नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर बोलो गज़ल, आप नुक्ता लगा दो नीचे, बोल भी अच्छे से लो, गज़ल, या फिर आप बोल दो गज़ल, तो दोनों का अर्थ में बदलाव नहीं होगा। बस उसके बोलने के क्रम में बदलाव होगा या फिर उच्चारण में बदलाव हमें समझ आएगा। तो इस चीज़ सर को हम जैसे देख रहे हैं। इसको हाँ, कैसे बोलेंगे सर? फेल को कैसे बोलेंगे? ये नुक्ता जो लगा है उसके अनुसार कैसे फेल को बोलेंगे? फेल। देखो, फेल वैसे बोलते हैं, पर उसको बोलना तो फेल। जैसे जोकर, तो जोकर को जोकर, या फिर ज़ीरो, वो मतलब एक साउंड होता है ना, ज़ा का साउंड, ज़ा का साउंड वो करने लगता है। और जो चीज़ें जैसे ले, री, सा, अभी हमने पढ़ा कि ये साउंड ही गायब हो गया। जब साउंड गायब हो गए तो इनका भी हम समाप्त कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर यहाँ पे गज़ल में साउंड गायब होता इस नुक्ते का, तो इसको हम नहीं बोलते या फिर नहीं यूज़ करते। तो ये चीज़ होती है कि अर्थ के नज़रिए से कोई बदलाव नहीं, लेकिन उच्चारण के नज़रिए पे हमें समझ आता है, या फिर सुनने में अगर आप देखोगे ना, आपको सुनाई दे रहा होगा। गज़ल मैं बोलूँ या फिर मैं बोलूँ गज़ल, तो दोनों में अंतर समझ आ रहा होगा। हालाँकि इतना मैं परिपक्व नहीं हूँ इन बातों को बोलने में, पर ठीक है, समझ रहे होगे थोड़ा-थोड़ा। अब देखो दूसरी बात क्या आती है कि देवनागरी लिपि के मानकीकरण का एक पक्ष सार्वदेशिक या अखिल भारतीय लिपि के रूप में विकास। एक सवाल आता है कि अखिल भारतीय लिपि के रूप में आप देवनागरी को कैसे देखते हो? तो जैसे भाषा का अखिल भारतीय रूप में विस्तार हुआ, हर जगह पे लोगों ने समर्थन दिया, तो लिपियों का भी या फिर इस देवनागरी लिपि का भी समर्थन होना चाहिए। तो यद्यप शिक्षा मंत्रालय का केंद्रीय हिंदी निदेशालय सैद्धांतिक रूप से बहुत से शब्दों के लिए या फिर बहुत से उच्चारण के लिए सैद्धांतिक या फिर कहें कि अवधारणात्मक शब्द दिए हैं। जैसे उर्दू में हो गया, जैसे आदत में है, उर्दू लहजे में आदत में होता है। सिंधी में गा, जा, ड, ब, द, ये शब्द मतलब देवनागरी से चले गए हैं कहाँ पे, मतलब सिंधी में भी इनका प्रयोग होता है। बांग्ला में, जैसे बांग्ला और असम में दोनों में जो या शब्द है, या से समझो यार, तो ये शब्द वहाँ पे प्रयुक्त होता है। दक्षिण भारत में भी रा, शा, ना, कश्मीर में ओ, ओ, ज, ज, ज और ज, दोनों शब्द प्रयोग होता है। तो ये चीजें समझते हो। सर जैसे कल आपने सर बताया था सिरोरेखा का सर प्रयोग करना उचित नहीं है, तो सर अनुपयुक्त है। तो समय हम लोग क्यों सिरोरेखा का सर प्रयोग करते हैं? देखो, सिरोरेखा हालांकि आगे की बात है, पर समझो, एक चीज होती है ना कि अगर आप सिरोरेखा का प्रयोग नहीं करोगे तो शब्द इतने अधिक हैं, या फिर जैसे मैं लिख रहा हूँ, शब्द लिख रहा हूँ, ठीक है। अब शब्द में मैंने सिरोरेखा नहीं लगाई। अब सिरोरेखा नहीं लगाई तो हो सकता है बा ऊपर चला जाए या फिर सा नीचे चला जाए। अंग्रेजी में एक चीज होती है खरशू राइटिंग, तो उसमें वो पकड़े रहता है कि कौन सा शब्द कहाँ पे खत्म होता है। लेकिन हिंदी में ऐसी कुछ नहीं चीज नहीं, तो उसमें सिरोरेखा लगाना एक चीज ये बताता है कि वो कौन सा शब्द कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ। दूसरी चीज उसका ऊपर नीचे होना, वो खत्म हो जाता है। और तीसरी चीज थोड़ा सार्थक दिखता है कि हाँ लिखा गया है बढ़िया से। लेकिन सर, हाँ ये आपने सही समझाया, लेकिन सर मैं समझ आता। लेकिन सर आपने कल बताया था कि मेरे सुनने में ही गलती हुआ था कि टॉपर बोलते हैं कि सिरलेखा जरूरी नहीं है। अ, कौन बोलते हैं जरूरी नहीं है? टॉपर बोलते हैं क्यों कहते होंगे वो? क्योंकि सर कारण, समय लगता है लिखने में। हाँ बस वही चीज है। देखो, अब वहां पे
सिरोरेखा का प्रयोग क्यों है? क्योंकि सुंदर दिखे, सार्थक दिखे, कौन सा शब्द कहाँ से शुरू किया गया, कहाँ से खत्म किया गया। तो अगर आप बिना सिरोरेखा के ऐसा लिख पा रहे हो कि पता चल रहा है, जैसे 10 लिख रहे हो, 10 के बाद आप थोड़ा दूर में 12 लिख रहे हो, तो बिना सिरोरेखा यूज किए अगर समझ आ रहा है कि बिना सिरोरेखा के कौन सा शब्द अलग है, कौन सा शब्द अलग है, तो नहीं ज़रूरत है। अगर वो ऊपर-नीचे नहीं हो रहा है, तो नहीं ज़रूरत है। अगर वो सार्थक बैठा हुआ है, तो नहीं ज़रूरत है। लेकिन अगर आप टॉपर से भी पूछोगे कि एक सिरोरेखा लिखा शब्द है और एक बिना सिरोरेखा लिखा शब्द है, कौन-सा शब्द ज़्यादा सुंदर लिख रहा है या फिर ज़्यादा व्यवस्थित लग रहा है, तो वो सिरोरेखा वाला ही चयन करेंगे। तो स्पीड वगैरह वो तो अलग चीज़ है, पर हम पढ़ने के उससे देखेंगे ना कि हमारी लिपि में क्या है। अगर आप टाइपिंग करोगे और टाइपिंग में बिना सिरोरेखा का आएगा तो आप कहोगे नहीं कि मेरा कीबोर्ड खराब हुआ हो गया, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया। तो वो चीज़ें हैं, समझे? ये सब। बाकी अगर चलान फिर सर वॉइस बात नहीं भी है। पूरे कर हेलो? हाँ आ रही सर। हाँ, तो अगर चलाने की बात हुई ना तो 4-5 वाक्य लगा के बात भी पूरी कर दी जाती है या फिर खड़ी बोली में देख लो, कर रहा है को कर रहा है बोल देते हैं हम। ठीक है, वो चलाने के अर्थ में तो फिर कुछ भी हो जाता है। लेकिन सिरोरेखा का प्रयोग अगर पूछे उसकी क्या सार्थकता है, जैसे इंटरव्यू में अगर पूछेगा, तो आप मतलब बताने से मत चूकना कि सिरोरेखा होता क्यों है या फिर किस लिए हो रहा है। बाकी जुगाड़ वाले इस देश में तो कुछ भी हो सकता है ना। आगे बढ़े। हाँ सर। अब देखो अनुस्वार व अनुनासिक के आधार पर एक चीज तो अभी हमने समझी थी, जैसे कि अगर वो पंचमाक्षर है तो वहां पे उसके हिसाब से वो ध्वनि लगेगी, जैसे संबंध। अगर संबंध लिखा है तो इसमें जो बा के साथ लगेगा वो क्या लगेगा? बा के साथ क्या लगा है, लिख के बताऊं? सर सिरो रेखा सर ये तो है। सॉरी सर जैसे गजल में सर क्या कर तू सर उसको कहने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बताओ क्या तू- है। एक सेकंड लगले कुछ समय पहले सर बताया था आपने तू की। इसको ऐसे लिखेंगे, देखो। हाँ ऐसा भी हो सकता है सर। अब ये बताओ जो बा है ये कौन से वर्ण का है? पा वर्ग का है। हम्म। पा वर्ग का है तो पा वर्ग कहाँ पे खत्म होता है, उसका पंचमा अक्षर कौन सा है, अंतिम अक्षर कौन सा है? पा वर्ग म का माँ म है, सर। तो इसमें आधा माँ लगा। हम्म। और धा वर्ग कौन से का है? ता का है, ता वर्ग का, हम्म। हम्म। तो इसमें ना ना इसमें। लगा। हम्म। आप बताओ ता वर्ग का पंचमाक्षर होता है ना, और बा वर्ग का पंचमाक्षर होता है माँ। तो ये ऊपर हम्म। वाला जो चंद्र बिंदु है या फिर ऊपर वाला जो अनुस्वार है, चंद्र बिंदु नहीं अनुस्वार है, ये किसकी जगह लगा है? माँ की जगह। और जो बगल वाला है ये किसकी जगह लगा है? ना की जगह। नौ के जगह। तो अगर जिस चीज का होता है, हाँ, जिस चीज का होता है उसी के आधार पर हम लगाते हैं। अगर देखो, अगर मैं लिखूं परंतु, परंतु ऐसे लिखा। अब अगर मुझे पंचमाक्षर मतलब अगर मुझे अनुस्वार लगाना हो तो मैं ना की जगह पे लगाऊंगा। मतलब आप देखो, अंगा, इया, ना, अड़ा। हालांकि अड़ा के लिए यूज नहीं होता, मोस्टली आप नहीं देखोगे, पर हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और लास्टली माँ के, इनके लिए पंचमाक्षर का यूज होता है। अब अगली चीज इसमें क्या समझ आती है, हाँ, ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया, जो प्रयास कर रहे थे तो उन्होंने सुझाव दिया। अब अगली चीज हमें क्या समझ आती है कि कभी कभी जो पंचमाक्षर होते हैं, जैसे मैं लिखूं उन-
देखो मैं लिख रहा हूँ उन्मत्त। अब माँ के साथ माँ तो है नहीं, साउंड भी दूसरा आ रहा है। तो अगर किसी और वर्ण के साथ यूज होता है तो इसमें आप अनुस्वार लगा लोगे? लगाओ, उन्मत्त में अनुस्वार लगा लोगे? यहाँ पर तो सही नहीं लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते। मतलब अगर उस वर्ग के साथ आ गया, मतलब बा वर्ग के साथ कौन सा, बा, पा फा बा माँ आया, अगर बा वर्ग के साथ माँ आया तो हम लगा सकते हैं, अगर बा वर्ग के साथ ना आया तो हम नहीं लगा सकते। मतलब वर्ग देखो, जैसे हालांकि थोड़ा वैसे हो जाएगा पर फिर भी समझो। जैसे शादी वगैरह का देखो, तो वहां पे कैसे होता है कि अगर वर्ग के साथ आया तो होगा, मतलब रूढ़ियां ही हैं, फिर भी आप समझने के लिए इसको ले सकते हो। कैसा होता है अगर वर्ग के साथ आया तो अनुस्वार लग जाएगा, चाहे कितनी भी दिक्कत हो। तो उस चीज को हम देख रहे हैं। अब आगे क्या चीज हमें समझ आती है कि कभी कभी हमें, हाँ, कभी कभी हमें जैसे चंद्र बिंदु दिखता है। अब आप पहले ये बताओ, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ गांधी, तो इसमें लगा देंगे? एक सेकंड बताता हूँ। चंद्र बिंदी लगेगा हाँ सर। इसमें कि नहीं हाँ, लगेगा? चंद्रवेदी सर लगेगा। चंद्र बिंदी कभी देखा है आपने हाँ सर, इसमें गांधी लगेगा। में? पक्का? पक्का? एक सेकंड। महात्मा नहीं, सोच नहीं के बता। लगेगा सर, नहीं लगेगा, नहीं नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। इसमें बिंदु लगेगा, इसमें नौ के जगह पे बिंदु देखो हो सकता है। एक चीज होती है, आप साउंड देखना, साउंड कैसे बदल जाता है। गांधी हो जाए, देखो ना तो ये गा है ना तो गो है, बीच का है गोवा, तो गांधी नहीं है, गांधी है। तो यहाँ पे नहीं लगेगा। आप उस साउंड को समझो, हाँ केवल बिंदी ही होगा। गांधी में क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसके साथ एक स्वर आ रहा है। जैसे इसमें बोल रहा है क्या, कि अगर चंद्रबिंदु तब नहीं आएगा जब पहले से कोई मात्रा लगी हो, या तो ऊपर या फिर कभी और। ठीक है, लेकिन चंद्रबिंदु कब आता है? जैसे अगर उसके साथ मात्रा ना लगी हो, लिखा हो हंस, तो हंस ऐसे लिखेंगे या फिर उसके साथ चंद्रबिंदी लगा सकते हैं, मतलब चंद्रबिंदी लग जाएगा। हाँ सर, ऊपर तो लग सक हम देखा तो नहीं है सर, लेकिन नहीं, यहाँ पर लग सकता है लेकिन देखा नहीं है। हाँ देखा नहीं है, क्योंकि देखो हंस, और जब हम चंद्रबिंदी लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा हंस। तो हंस और हंस दोनों अलग अलग हैं। हंस मतलब जो क्या बोलते हैं, बगुला, बगुला की प्रजाति का, और हंस अलग होता है। हाँ लेकिन मतलब मैं सिर्फ अर्थ के आधार पर समझाना चाहता हूँ कि अक्सर लगेगा कि लगा सकते हैं, बट कभी कभी वो नहीं होगा, उसका अर्थ बदलने के कारण नहीं होगा। लेकिन रूल के हिसाब से अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। हाँ अलग हो जाएगा इसलिए नहीं लगेगा। लेकिन अगर हंसना लिखा हो तो हंसना में जरूर लगा सकते हैं, क्योंकि उसका अर्थ नहीं बदलेगा। हाँ, वो बता रहा था मैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अनुस्वार और अनुनासिक समझ गए? हम्म, हाँ, पंचमाक्षर के साथ ही लगेगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये संयुक्त स्वर में क्या बोल रहा है। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं बताओ? जैसे संयुक्त स्वर, तो संयुक्त स्वर नहीं पता? कोशिश करो। सर इसमें सही। देखो संयुक्त स्वर का मतलब ये होता है कि दो स्वर से बने हो। जैसे आ प्लस आ, तो ये संयुक्त स्वर हो गया। और अगर संयुक्त व्यंजन की बात आए, मतलब दो व्यंजन साथ में हो, जैसे
कोई सा आपको याद है कि दो व्यंजन साथ में होता है तो उससे कोई स्वर हम्म, बना, जैसे त्रा जैसे ले लो। अ प्लस ओ सर, जैसे अ प्लस ओ सर। वो तो स्वर की बात होगी, हम केवल व्यंजन की बात करेंगे, संयुक्त व्यंजन। जैसे त्रा ले लो, आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसे लिखा है, ता प्लस रा, ये तो ये होना चाहिए। पर आपको जरा भी समझ आ रहा है कि ता और रा दोनों को मिला के जो बनेगा वो त्रा होगा? इस तरह का कोई चिन्ह समझ आ रहा है? हाँ, जैसे छा ले लो, का प्लस सा, इससे बना छा। तो आपको अगर इसको देख के लग रहा है कि ये बना है? नहीं जरा देख भी तो नहीं। नहीं, बोली के सर, बोली के आधार पर थोड़ा समझ में आ रहा है, बोलने पर जो उसका टोन थोड़ा ऐसी होता है। हाँ, लेकिन जैसे देखो, वाक्य, वाक्य में का और या साथ में है, तो क्या इसके लिए अलग से संकेत है कोई? क्या क्या? इसके लिए क्या अलग से क्या? संकेत है? और सर क्या? और सर आ जाए तो कब? इस इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, जो क्या लिखा है इसके लिए अलग से संकेत है? जैसे का और सा के लिए ये वाला संकेत है छ। आप इंग्लिश में चले जाओ, जैसे काका के एस एच होता है छा का, ठीक है। लेकिन काका हम्म। के हुआ और सा का एस एच हुआ, दोनों को मिलाया तो के एस एच बना ये, मतलब ये तो अलग बात हो गई। हम्म। लेकिन अगर आप स्वर में देखोगे तो स्वर में आपको उतना अंतर नहीं समझ आएगा, आ प्लस आ हुआ तो बड़ा आ हो गया, दोनों का स्पेलिंग भी सेम है, अंतर भी ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन संयुक्त व्यंजन में हमें, जैसे छात्र ज्ञा, ज्ञानी कहाँ से बना है? ज्ञा, ज्ञा देखो, GYAN, क्या है जैसे, तो ये काहे काहे से बना है? गा से बना होगा और ना से बना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि गा और ना है, GYAN, हाँ। तो वैसे जे से बना है क्या? ज्ञा, नहीं, जी से ही, गा से ही, ठीक है। तो इसको हम समझ गए अब। थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन समझ गए सर। देखो, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि संयुक्त व्यंजन तो है। जैसे आप देखो कि अगर आपने रोटी में दूध मिलाया, ठीक है, अब रोटी में दूध मिलाया तो वो रोटी दूध बना। लेकिन अगर आप दूध के साथ चीनी मिला रहे हो और उसको चला रहे हो तो वो मिठाई बनेगा। वैसे ही है कि का और सा मिल रहा है जब, तो वो छा बन रहा है, एक अलग संकेत ला रहा है। तो ये सुझाव दिया गया कि इसको आप अलग अलग मत करो, कभी मत करना, इसको आप अलग संकेत ही दो। छ त्र ज्ञ और श्रमिक वाला जो होता है, श्रमिक, तो श्रमिक वाला ये जो सा है, तो ये सा का है और रा का है, दोनों मिलके श्र बनता है, लेकिन लग नहीं रहा वैसा है। तो हमें समझ आया कि संकेत के आधार पर इसको हम अलग ही रखेंगे, कोई मैच नहीं करेंगे। अब और देखो, संयुक्त व्यंजन में जैसे प्रारब्ध क्या होता है? प्रारब्ध मतलब जब दो व्यंजन सेम ग्रुप के मिले, सेम ग्रुप मतलब जैसे का वर्ग का है, तो का और खा मिल जाए, जैसे का और खा, जैसे पहले होता नहीं था पाली में, का और खा से कुछ शब्द मिलता है, एक सेकंड लिख के बताता हूँ। तो का और खा, अगर ये बन जाए, सेम वर्ग का है, का वर्ग का है, तो का वर्ग हम्म, सेम से बनेगा तो वो प्रारब्ध हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये सर अलग वर्ग से बने, हाँ, प्रारब्ध में सर यहाँ पर क्या हुआ अर्थ, यह बताए अलग, यहाँ पर नहीं समझ में आया, कख वाला प्रारब्ध बताए, वो वाला नहीं समझ में आया, कुछ बोले। देखो, जैसे आप जब उसमें जाओगे, हिंदी के मानकीकरण में आप थोड़ा शुरू में पढ़ना, वहां पे आपको पांच वर्ग मिलेंगे, दंत्य, ओष्ठ, मूर्धन्य वगैरह, और का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, पांच वर्ग मिलेंगे।
तो ये बोल रहा हूँ कि प्रारब्ध वो व्यंजन होगा जो संयोग से तो बनेगा, लेकिन एक ही वर्ग से बनेगा। चाहे का वर्ग से लेके आ जाए, चाहे चा वर्ग से लेके आ जाए, चाहे टा वर्ग से लेके आ जाए, मतलब 5 वर्ग जो होते हैं उनसे अगर लेके आएंगे तो वो प्रारब्ध बनेगा। जैसे बा और धा लेके आ गए, आ, बा और धा, तो पा फा बा, हालांकि नहीं, गलत बता दिया मैंने शायद। व्यंजन संयोग में आधा तो समानतः पाई हटा देनी चाहिए। गलत हो गया पूछा, छोड़ो इसको, हम करते हैं बाद में, इसको मैंने देखा नहीं अच्छे से, छोड़ो छोड़ो, गलत हो गया। बार या व्यय अपव्यय हो गया, त्या और या अंत्यज हो गया। अच्छा पता है क्या हुआ, नाम के आधार पर कर दिया गया है। जैसे मोस्टली आपको दिखता है कि ब और धा, ये शब्द लास्ट में आपको मोस्टली दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। ठीक है, और अगर आपको व और या कहाँ है, ये दिखता है तो इसको हम बोलते हैं अपव्यय। और अगर आपको ता और या ये दिखता है तो इसको बोलते हैं हम अंत्यज। समझे? यही वाला समझ में आ रहा है सर। नहीं समझे? सर देखो नाम के आधार पर, जैसे देखो अनुस्वार जब लगता था, मतलब अनुस्वर के बाद जब लगता है तो उसे अनुस्वार बोलते हैं और एक बिंदी लगा देते हैं। वैसे द अगर लग रहा है कहीं पे, संयुक्त व्यंजन ये आ रहा है, तो उसे प्रारब्ध व्यंजन संयोग बोला जाता है। या फिर अगर जैसे लिखा है परिव्यय, तो परिव्यय कहाँ से आया है, ये अपव्यय व्यंजन संयोग से आया है। या फिर त्या अगर है तो त्या अंत्यज व्यंजन संयोग से आया है। नहीं नहीं, प्रारंभ मतलब ये नहीं, प्रारब्ध का मतलब, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही हाँ, तो समझे इसको? सर। आवाज अभी आवाज आ रही तो उसमें ऐसे आवाज नहीं आ रही थी, ऐसे जैसे हाँ बताया तो उस समय हाँ, मैं बस अच्छा। इतना बोल रहा हूँ कि अगर ब और धा साथ में आए संयुक्त व्यंजन के संयोग से, उसे प्रारब्ध बोलते हैं। इतना मतलब गहरी बात नहीं है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन के आधार पर देवनागरी लिपि में क्या सुझाव मिले, 10 नंबर का आता है, तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा, पर इतने डिटेल से आज तक पूछा नहीं। तो आप थोड़ा सा समझ लेना कि 3 प्रकार से मिलते हैं। ब्लर दिख रहा है? नहीं ठीक है सर, ठीक है, नोट्स में तो है ही है, पहले पढ़ा। ठीक है। अब देखो अगली चीज हमें क्या समझ आती है कि का या फा आधे हो रहे हों तो अंत का टुकड़ा हटा देना चाहिए। जैसे का क, तो अंत का टुकड़ा हट गया। अंत का टुकड़ा समझ रहे हो? जैसे का लिखा है हलंत के साथ, ऐसे लिखा है। का अगर हम्म। हलंत के साथ लिखा है, तो अगर दो चीजों के साथ आप जोड़ रहे हो उसको, का के साथ का को जोड़ रहे हो, तो उसका जो आधा टुकड़ा है वो हटा देना चाहिए, जो आप देख रहे हो। तो आधा टुकड़ा कहाँ कहाँ पे हटता है, का में और फा में, 2 जगह पे हटता है। इसके लिए 2 रूल, जैसे दफ्तर अगर लिख रहे हो तो यहाँ पे आधा टुकड़ा हट जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखा होगा, टा हो गया, जैसे टा ठा दा ढा, यहाँ पे आधा टुकड़ा नहीं हटता, यहाँ पे हलंत ही लगता है। या फिर ता हो गया, जैसे अर्थात लिखा गया है,
अंग्रेजी टाइपिंग में थोड़ा सरल है। अर्थात, अर्थात जैसे लिखा है तो ता के साथ नहीं हटेगा। या फिर जैसे भट भ भट्टी लिखा है तो भट्टी में टा नहीं हटा, तो वो हलंत के साथ आता है। हालांकि अब ना टा के साथ वो नीचे लगाने लगे हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होता, वो अलग ही होता है और टा के नीचे हलंत लगता है। ये टाइप राइटिंग में भी देख सकते हो मिस्टेक की गई है। हाँ, जैसे फ होता तो उसका आधा हो जाता है। इतना समझे, आगे बढ़े व्यंजन के आधार पर। हाँ हाँ सर। देखो, अभी हमने समझा कैसे अलग अलग हो रहा है। चार अक्षर जो हैं संयुक्त अक्षर, संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और श्र, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसके लिए अलग संकेत होंगे। अगर बा और धा साथ में मिलेगा तो प्रारब्ध बोला जाएगा। वा और या साथ में मिलेगा तो अपव्यय बोला जाएगा। ता और या मिलेगा तो त्य या फिर अंत्यज बोला जाएगा। अब का और का के साथ आता है तो आधा हट जाता है, या फिर फा कहीं पे आता है तो आधा टुकड़ा हटा देते हैं। ट, ढ, द, ढ या फिर ता साथ में आता है तो हलंत के साथ वो चीजें प्रूव होती है। हालांकि ता के साथ जरूरी नहीं है कि वो हलंत लगे। जैसे कल लिखवाया था मैंने तत्व, तो वहां पे दिख नहीं रहा था कि हलंत लगाया जाए, पर अक्सर कहीं कहीं दिख जाता है वो चीज। अब रा यदि पहला व्यंजन हो तो, रा अगर पहला व्यंजन हो तो उसके लिए रेफ का प्रयोग होता है। जैसे रा तीन प्रकार के होते हैं, बताया था ना, कि रेफ, पदेन और उर्फ। तो जैसे एक ट्रक वाला देख लो, एक कृत वाला देख लो और एक कर्म वाला देख लो। तो जो कर्म वाला है वो रेफ होता है। तो ये बोल रहा है कि रा यदि पहला व्यंजन हो तो उसके लिए रेफ का प्रयोग होना चाहिए। जैसे धर्म, मर्म, कर्ता, पहला व्यंजन हो तो ये समझे। हाँ 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 जैसे बताओ क्या समझे। सर, अब कहने का मतलब कर रहे हैं सर कि, और अगर सर हम्म। र यदि रहता है तो रेफ हो जाता है, जैसे कि धर्म। तो म, जैसे कि म सर, जो मर है, म है सर, जैसे जैसे पहला व्यंजन सर बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बताओ। हेलो। हाँ हेलो। हाँ तो सर, तो उसमें सर जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर जैसे कि ध हो गया, जैसे म हो गया। तो सर ये कहने का मतलब यही ना है कि, हेलो, हम्म। कहने का मतलब ये है कि पहला अगर व्यंजन है तो वो उस पर रेफ लग जाएगा। मतलब ये समझो, जैसे कि पहला व्यंजन है, यानी कि उसको आप स्वर रहित व्यंजन मान लो। रा से पहले क्या है, माँ है। तो रा से पहले माँ है तो रा कहाँ पे लगेगा, ऊपर लगेगा। लेकिन और पे जगह पे ये जैसे अगर या के साथ आया तो ये फिर रे, वो भी फिर भी ऊपर लगेगा। तीन प्रकार से होता है। जैसे कर्म को समझो, कर्म अगर लिखा है तो रा से पहले माँ है जो स्वर रहित व्यंजन है। या फिर आप धर्म को देख लो, फिर से यहाँ पे रा को से पहले माँ है तो ऊपर लग गया। अगर सूर्य लिखा गया है तो सूर्य में भी स्वर रहित व्यंजन ही है। लेकिन और जगह पे जैसे हम एग्जाम्पल लें, क्रम लेते हैं। सर तो उसमें भी तो वही है बात। क्रम, ये क्रम की बात कर रहा हूँ। तो इसमें उर्फ अच्छा। पदेन क्यों लग रहा है। इस, सर इसमें भी तो वो एथी से पहले क्या क्या कहलाता है, व्यंजन से पहले तो कह सकते हैं इसमें तो, व्यंजन से पहले इसमें भी तो कह सकते हैं कि क्या हम्म। देखो, र है सर। जैसे मैंने बताया ना, तीन होते हैं कि रेफ, उर्फ और पदेन। तो अगर नीचे वाला तब होगा जब दूसरा व्यंजन हो, रा यदि दूसरा व्यंजन हो तो इसके लिए तीन नियम होंगे। पहला नियम बोलता है व्यंजन खड़ी पाई वाला हो तो पाई में ही वाई और रा का संकेत आ जाएगा। अगर कोई भी, हाँ, भ्रंश, ध
धा के ऊपर रेफ लगेगा। लेकिन अगर व्यंजन पाई में हो तो रा का संकेत आएगा, जैसे प्रवीण। हालांकि क्रम में पाई नहीं है, लेकिन फिर भी अ, शायद क्रम का जो पूरा रूप है क्रमांक है, और क्रमांक का आधा होके शायद क्रम बन गया। ऐसा मुझे समझ आ रहा है, या फिर आपको कुछ अंदाजा है? नहीं उतना सर नहीं है, लेकिन जैसे बता रहे हो वैसे तो समझ में आ रहा है। क्योंकि सर हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत दिन से पहले। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ, सिर्फ हाँ। सर हम लोग वर्तमान समय में या देखे या पहले भी देखे, तो सिर्फ हम लोग यूज करते थे, ये नहीं सोचते थे कि कैसे यूज होता है। हाँ, पर फिर भी आप इतना तो समझ रहे होगे ना कि व्यंजन खड़ी पाई में कौन सा है, खड़ी पाई में कौन सा नहीं है। या फिर अगर पहले टा, डा, छा, तीन चीजें अगर आती हैं, तो उसमें पहला व्यंजन के रूप में वो क्या बोलते हैं इसको, पदेन लगेगा। जैसे ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, या फिर छा से कुछ बनेगा। छा से तो नहीं बन रहा अच्छा है। अच्छा। छा से अगर आया तो उसमें भी ये वाला लगता है जो ट्रक में लगा है। और रेफ कब लगता है तो आप देख रहे हो, अगर पहला व्यंजन आया तो रेफ लगेगा, लेकिन अगर दूसरा आया तो वहां पे फिर तीन नियम होंगे। दा होगा तो रा लगेगा, या फिर टा ठा डा होगा तो उसमें डबल लगेगा, ये सिंगल नहीं लगेगा। तोड़कर नहीं लिखना है, बस मैं समझा रहा हूँ कि पहला व्यंजन नहीं, अगर दूसरा व्यंजन हो तो उसके लिए तीन नियम होंगे। देखो, तीन स्तर पर लगते हैं। ऊपर कब लगेगा? जब पहला व्यंजन हो। मतलब जैसे माँ के रा के पहले माँ आ रहा है, तो उसमें कर्म वहां पे लग गया ऊपर, रेफ लग गया, ठीक है। दूसरा व्यंजन अगर होगा तो तीन नियम लगेंगे। एक नियम तब लगेगा जब पहला व्यंजन खड़ी पाई वाला हो। जैसे प्रवीण मान लो, तो प्रवीण में खड़ी पाई दिख रही है। या फिर क्रम, क्रम में आपको कुछ समझ आ रहा है क्या होगा? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। इस भ्रंश में तो सर लगेगा ही नो। भ्रंश में तो उर्फ लगेगा ना। छोड़ो इसको, ठीक है, इतना गहराई से नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा ही हो जाएगा फिर। द्विरूपता की समस्या पे आते हैं। अगर मुझे मतलब ना, हालांकि ये मैंने खोजा था इग्नू वगैरह में भी, या फिर चैट जीपीटी में भी देखा था, तो इतना गहराई से नहीं बताया था। पर अगर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे ना तो कर लेंगे। मैं खोजता हूँ कहीं से, अगर मिला तो बताऊंगा मैं फिर। या फिर मैं टीईटी की क्लासेस से देखूंगा कि कुछ चीजें अगर होंगी तो उसके लिए बताऊंगा मैं। अब द्विरूपता की समस्या देखते हैं। द्विरूपता की समस्या मतलब जैसे कि कुछ वर्ण जो होते हैं दो रूप में दिखते हैं, जैसे धा, भ, या फिर आ के लिए भी और बहुत से तरीके लिखे जाते हैं। एक बिना अक्षर के भी लिखे जाता है, और एक सीधा सीधा भी लिखा जा सकता है, या फिर ड़ा हो गया, झ हो गया। इनके लिए हमें द्विरूपता दिखती है। और सबसे बड़ा तो हमें खा और रा और वा में दिखता है। जैसे अगर लिखा है खा, या फिर लिखा है, तो बस आप देखो, जस्ट मिलाने का ही अंतर है। अगर मिलाया नहीं गया तो यहाँ पे दोनों एक साथ मिल जाने वाले हैं। तो इस चीज को बोलते हैं दुरूपता की समस्या। जिस चीज को बोला कि अगर आप खा लिख रहे हो तो आप उसको मिला के लिखोगे। जैसे मैं बताऊं ना, तो मैं कभी खा को मिला के नहीं लिखता हूँ। यानी अगर मानकीकरण के आधार पर देखा जाए तो मेरा खा गलत है। आप अपना देखो जरा, कॉपी है आप आसपास? हाँ सर, मेरा अभी सेंड करता हूँ, मैं लिखता हूँ सर। मिला है कि नहीं मिला है? इनमें आर हलंत पहले आएगा। आर, हाँ, आधा जो रा है, जैसे बोल रहा है कि पहला व्यंजन जो है वो अगर रा के पहले आता है, जैसे कर्म रा के पहले आता है तो वो ऊपर ही लगेगा। मर्म हो गया, कर्ता हो गया, तो वो सब रा के पहले आता है तो उसमें रेफ लगता है। ये चीज है। क्या मिला? क्या लगाया वो एक आपने, मतलब साथ में जोड़ा है या नहीं जोड़ा है? अब अन्य जोड़ा है सुझाव सर। पे आते हैं आप।
देखते रहो आप। एक सेकंड। मात्राओं का प्रयोग पूर्ववत किया जाना चाहिए। मात्राओं का प्रयोग देवनागरी को वैज्ञानिक लिपि बनाता है। जैसे अगर मात्राओं का प्रयोग आप नहीं करोगे तो उसमें उच्चारण की अस्पष्टता हो जाएगी। जैसे ए की जगह आप सीधे लिख दिए, जैसे बाएं हैं तो बाएं लिख दिए, या फिर कोई कोई अ, ऊपर ज़्यादा खींच देता है या फिर सीधा खींच देता है, तो उसमें वो जो अंतर दिख जाता है, वो नहीं समझ आता। जैसे पहले क्या सुझाव दिया गया था कि आप दाहिनी ओर लिखना शुरू करो। आप कल का ऑडियो सुनना, तो वहाँ पे मैंने बताया डॉक्टर गोरखनाथ ने सुझाव दिया था कि दाईं ओर लिखा करो। तो ये जो सुझाव था ये बना रहा, और साथ में इसको थोड़ा और पास कर दिया गया। तो ये जो सुझाव है इसको कह दिया गया। मतलब एक चीज होता है कि आप चेक कर रहे हो, निरीक्षण कर रहे हो, और दूसरी चीज होती है कि आपने उसको पुष्टि दे दी। तो अन्य सुझाव में ये कह दिया कि मात्राओं का प्रयोग पूर्ववत रहना चाहिए, जैसे डॉक्टर गोरखनाथ ने किया कहा था, या फिर श्याम सुंदर दास वगैरह ने कहा था। जबकि सावरकर जो बंधु थे, इनके प्रयोग को खारिज कर दिया गया था। अंतिम अर्ध व्यंजन को व्यक्त करने के लिए हल चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जहां जहां प्रयोग प्रचलन में लुप्त हो गया वहां इसे पुनः जीवित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे गांधी में मैंने बताया ना, कि जहां पे गांधी में हालांकि लुप्त नहीं हुआ, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जहां जहां इसका उपयोग हो रहा है वहां पे अगर हंस में लगा देंगे तो हंस का मतलब हंस का हंस हो जाएगा। तो यही है कि जहां जहां प्रचलन में नहीं है तो उसको जीवित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अर्धचंद में आप व्यक्त कर सकते हो इस चीज को। और जो आपने पूछा था कि सिरोरेखा का प्रयोग सामान्यतः किया जाना चाहिए, इससे क्या होता है, वर्णों का अंतर स्पष्ट होता है। जैसे माँ हो गया, भा हो गया, लगभग करीब के हैं, या फिर घा हो गया और धा हो गया, करीब के हैं, तो एकदम इससे स्पष्ट रहता है और भी क्लियरिटी बनती है कि ये दूर दूर नहीं होता। या फिर सर खा के बाद आना चाहिए रा का हलंत। खा के बाद रा का हलंत आना चाहिए। जैसे आप देखो खर्राटा अगर लिखा है तो खर्राटा में भी है, रेप ही लगा है। हाँ ठीक है, सही समझ गए। लेखन, हाँ बढ़िया, आप तो जोड़ते हो, अच्छा है। अब हाइपन, हाइपन जानते हो क्या होता है? हाँ। क्या एक होता है? क्या सर? हाइफन क्या होता है? हाइफन अभी सर जैसे हम, हाँ देखो, अभी जैसे हमने देखा कि अनुस्वार के आधार पर बताओ, स्वर के आधार पर क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, वो सब जो अलग से ध्वनियां आती हैं, जैसे डा और डो के बीच जो ध्वनि आती है उसके लिए क्या होना चाहिए, चंद्रबिंदी वगैरह, कौन सी चीजें द्विरूपता हासिल करती हैं, तो ये सब हमने समझा। अब थोड़ा जो एक चीज बोली जाती है लिखावट के स्तर पर उसको व्यवस्थित करना, या फिर अगर आप बिल्कुल गचोट के लिख दोगे तो वो भी एक समस्या ही होती है, और ये भी देवनागरी की समस्या ही है। जैसे ब्राह्मी लिपि कह दें, या फिर जो पुरानी लिपियां थी वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। जेम्स प्रिंसम ने अशोक की लिपि तो पढ़ ली, लेकिन ये क्या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्यों नहीं पढ़ी जा सकी। तो उसका एक कारण ये भी है कि बहुत गचोट के लिख दिया गया, या फिर एकदम पास पास करके लिख दिया गया। तो उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कि हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, अभी हम लिप का समझ रहे थे, अब वर्तनी का समझेंगे कि उच्चारण एक, जैसे अगर मैं 3 मिनट में 4 पेज लिख रहा हूँ तो क्या उच्चारण अनुरूप होगा, या फिर कुशल से हम देख सकते हैं उसको? नहीं। नहीं सर। वही कारण है कि मानकीकरण सिर्फ लिपि का ना हो, बल्कि वर्तनी का भी मानकीकरण किया जाना चाहिए। अब पहली चीज आती है हाइफन। जैसे अगर द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास जानते हो? क्लास थोड़ी हाँ सर। बड़ी कर दी जाए अगर कहो तो, समास भी हाँ समझते सर। चले। द्वंद्व समास क्या होता है बताओ? राम और श्याम सर दोनों को बीच में लगता है। सेम राम। देखो, द्वंद्व समास का अर्थ है कि कुछ भी अगर बोला गया तो उसमें दोनों अर्थ प्रधान होने चाहिए, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। संस्कृत में 6 प्रकार के समास मिलते हैं, पर हिंदी में 4 कर दिए जाते हैं, उसी के बीच वो आ जाता है। तो द्वंद्व समास समझ गए, राम और श्याम, तो और लिखने की बजाय योजक चिन्ह जी। या फिर हाइफन लगा के उसको पूरा कर दिया गया। भाई और बहन, तो इसको पूरा कर दिया गया। अब बताओ,
तत्पुरुष समास क्या होता है? सर तत्पुरुष प्रथम पद प्रधान होता है। नहीं, परिभाषा बताओ क्या है तत्पुरुष समास। एक पद प्रधान होगा और दूसरा उसकी विशेषता बताएगा या फिर उससे संबंध बताएगा। जैसे राजपुरुष, ठीक है, राजा के या फिर रामराज, हाँ, उत्तर पद प्रधान होगा तो वो तत्पुरुष समास होगा। तो तत्पुरुष समास में क्या हाइफन लगेगा? जैसे अगर लिखा जाए रामराज, नहीं लगेगा सर। लेकिन अगर मैं भूतत्व लिखूं, भूतत्व, तो क्या उसमें लिखेगा? लगेगा? इसमें भी नहीं, नहीं सर लगेगा भूतत्व। तो हमें सर लग रहा है वहां पर लगेगा वो ना? तत्व देखो, वहां पर सर। मोस्टली नहीं लगता है हाइफन जब तत्पुरुष समास आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें भाव नहीं पता चलता कि वो किस अर्थ में या फिर किस संदर्भ में बात की गई। जैसे भूतत्व, अब तत्व के आधार पर आप एक एलिमेंट समझ लो कि पृथ्वी के जितने एलिमेंट है उसकी बात की गई है, या फिर खनिज में चले जाओ, या फिर जो पृथ्वी के लक्षण हो गए, गुण हो गए, या फिर कौन से पदार्थ उसमें शामिल रहते हैं, तो पता नहीं चल रहा है। यानी जब क्लियर ना हो कि कौन सा भाव पैदा हो रहा है, या फिर भूत होने का भाव पैदा हो, भूतत्व में चीजें पुरानी समझ आए कि जो भी है नहीं समझ आए, तो वहां पे कोशिश कर दी जाती है लगा दिया जाए। जैसे और क्या हो सकता है उदाहरण में? तब तो सर हो सकता है यहाँ पर। जैसे हेलो। भूलेख। हाँ बोलिए। तब तो हो सकता है क्या? तब तो क्या बोले? तब तो नहीं हो सकता है यहाँ पर। मैं सिर्फ अभी हाइफन की बात कर रहा हूँ कि हाइफन क्यों नहीं लग रहा है, मतलब तत्पुरुष अच्छा सर। समास है तो क्यों नहीं लग रहा है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे भूतत्व, भूतत्व में भूत होने का भाव पैदा हो रहा है तो उस चीज को अलग समझ रहे हैं, लेकिन आप उसको भू और तत्व दोनों अलग अलग समझोगे, तो एक चीज ये नहीं समझ आ रही कि कौन सा भाव सामने आएगा, तो जब नहीं समझ आता तो उसमें हाइफन लगा देते हैं। देखो, समझो पूरा क्लियर से, भू तत्व अगर लिखा है, ठीक है, तो इसको मैं अगर ये पढ़ दूं भूतत्व, भूतत्व, तो क्या लगेगा कि जो भूतनुमा हो, ये अर्थ समझ आएगा। अगर मैं भूत अलग पढ़ूं और तो अ, कैसे लिखेंगे, ता और वाह अलग पढ़ूं, तो क्या दोनों सेम रह जाएगा? इसलिए अगर मैं हाइफन लगा देता हूं, भू, हाइफन कहाँ पे लगेगा, और मान लो भूतल, तो वहां पे चीजें क्लियर हो जाती हैं। मतलब जहां पे चीजें क्लियर करना हो, थोड़ा विवाद की स्थिति हो, तो वहां पे आप हाइफन लगा सकते हो। एक पता है, हमने पारंपरिक तो नहीं था, पर हमने वो सीख लिया, अपना लिया। कैसे? जैसे, हाँ, दो चक्कर, जैसे पेज का लास्ट हो और आपको लिखना है समसामयिक, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, तो आपने सम तो लिख दिया, अब अगले पेज में आपको लिखना है तो हाइफन का वहां पे यूज करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हो कि हाँ ये वाक्य पूरा हुआ है। रेल मार्ग, सर कहें तो रेल, रेल मार्ग सर में या कैसे होगा? जैसे ये रेल तो रेल है, मार्ग तो मार्ग है। बाल कलाकार, हाँ, इसमें हो सकता है, बाल का बालक हो सकता है और लाकार हो सकता है, बालक प्लस लाकार तो बाल कलाकार। रेल मार्ग में कैसे होगा बताइए जरा? वो तो समझ ही आ रहा है ना साफ साफ। अब इसमें और क्या चीजें हैं? बहुब्रीहि समास समझते हो क्या होता है? समझते हैं सर, पूरा अच्छा से नहीं याद है। देखो, बहुब्रीहि समास मतलब जो पहला पद उत्तर पद की प्रधानता बताता हो या फिर उसकी विशेषता बताता हो। जैसे घन श्याम, अगर हिंदी में काला ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड तो काला हो, ब्लैक बोर्ड तो ब्लैक बोर्ड है। अब नहीं, ब्लैक बोर्ड, तो बोर्ड हो गया, ब्लैक उसका विशेषण है,
तो वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे घनश्याम या फिर चंद्रशेखर, शेखर जो है नीलकमल। नीलगिरी, हाँ। नीलकमल। नीलकमल। माता पिता, तो ये तो द्वंद्व समास हो गया। दवंद। दवंद समास। सर तो आपने ये बहुब्रीहि कैसे जोड़ा समास कि, समझ गए। हाँ, सर ये पूछे। कैसे आपने जोड़ा कि बालक बालक जो है कलाकार है, तो इसमें कैसे पता किया कि इसमें है हाइफन लगेगा कि नहीं लगेगा यहाँ पर? माता पिता का नहीं, सही बालक देखो, का कैसे दो इसमें जोड़ा, ये प- नहीं समझ में आया कैसे जोड़ दो। पता करना समान है, बस आप संधि विच्छेद करना शुरू कर दो। बाल का बालक भी कर सकते हैं हम, और कलाकार में बचेगा क्या? आलाकार बचेगा या फिर लाकार बचेगा। तो समझ आ जाता है कि उसको बिना हाइफन के यूज किए हम गलत कर देंगे। तो इसलिए हम हाइफन का यूज कर देते हैं। ठीक है। ओके सर। अब एक चीज और है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक होता है हमारा गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में आ और ई मिलके ए बन जाता है। जैसे अ, गण प्लस ईस, गण प्लस ईस बन जाता है गणेश। तो वहां पे समझ नहीं आता जोड़ने पे क्या होगा, मतलब समझा रहा हूँ गुण स्वर संधि में क्या होता है। तो थोड़ा बहुत तो हमने सीखा है स्वर संधि, लेकिन जहां पे बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, जैसे जगत प्लस निस्सारता, तो उसका हो गया जगन निस्सारसा, जगन निस्सारता। तो कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि जोड़ के बाद ता का ना होने वाला है। जैसे लिखते हूँ, जगत प्लस निस्सारता, ऐसे लिखो। अब अगर इसको जोड़ने के बाद इसका हो रहा है जगन निस्सारता, तो हो सकता है सामने वाले को दिक्कत हो। और ऐसे बहुत से शब्द हैं जिसमें जोड़ने के बाद उसका ताका ना हो जाता है। तो हम अक्सर यहाँ पे हाइफन का यूज कर लेते हैं। हालांकि पारिभाषिक शब्दावली में चलता है, पर वर्तनी के आधार पर मानक हाइफन लगाने के बाद माना जाता है। तो उस चीज को हम समझें। आगे बढ़ें। हाइफन समझ गए। हाँ सर बढ़िया, देख लूंगा और अच्छे से। और द्विगु समास वगैरह जानते हो? जैसे अगर वहां पे आ रहा है ना, कबीर दास की बोली में कुछ आ रहा है द्विगु समास से रिलेटेड, तो उसको विशेषता में बता दोगे कि कौन सा द्विगु समास है? द्विगु समास कौन सा होता है? जहाँ पे तो प्रथम बता पद दो सर। संख्यावाची, जहाँ पे प्रथम पद संख्यावाची हो और विशेषता बताता हो उत्तर पद की। जैसे चौराहा या फिर जैसे दो चक्का। तो दो चक्का कौन सा समास होगा? द्विग समास हो गया। ठीक है। अब हाँ देखो सर। परसर्ग, परसर्ग का प्रयोग। तो इसमें एक चीज तो हमें समझ आती है कि जब कारक होगा और परसर्ग होगा तो दोनों को अलग कर देंगे। जैसे राम ने, आपने देखा होगा पाली वगैरह में जोड़ के, या फिर अवधि ब्रज में रामहु कर दिया जाता है या फिर रामा ही कर दिया जाता था। तो ही परसर्ग ही है, या फिर विभक्ति मान लो। लेकिन यहाँ पे हिंदी में मान लो ने परसर्ग है, तो उसको साथ में नहीं करेंगे, राम ने डायरेक्ट नहीं करेंगे। राम अलग, राम, राम अलग और ने अलग। तो ऐसे होता है, परसर्ग और कारक चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आएंगे हिंदी में या फिर मानक वर्तनी में। और दूसरी चीज कि आप सर्वनाम में जब परसर्ग जोड़ो ना, तो आप जोड़ सकते हो। अगर राम को अगर आप कहो उस उस कहो, राम की जगह उस बोल दो, तो अब यहाँ पे हो जाएगा उस ने। तो यानी हम समझ रहे हैं कि अगर सर्वनाम के आधार पे है तो हम उसको जोड़ सकते हैं या फिर जोड़ना चाहिए, जैसे मैंने, उसको, तुमसे। लेकिन अगर संज्ञा है तो वहां पर सर को नहीं जोड़ना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ें। 4 मीनार में कौन सा समास? 4 मीनार आप बताओ कौन सा समास है? कितने मीनार? चार, मतलब दिग हो दूसरे गया। पद की, हाँ दूसरे पद की विशेषता पहला पद बता रहा है।
और वो भी संख्यावाची रूप में बता रहा है, तो यहाँ पे द्विग समास होगा। लेकिन अगर दूसरे पद की विशेषता पहला पद बता रहा है लेकिन संख्यावाची में नहीं, विशेषण के अर्थ में केवल, चाहे सार्वनामिक विशेषण हो या फिर कोई और विशेषण हो, तो वहां पे बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि और द्विग में बहुत ही पास पास का अंतर है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। बोला श्री और जी प्रयोग अलग होना चाहिए, मतलब श्री जी साथ में नहीं होना चाहिए। श्रीमान जी जैसे बहुत से शब्द लगाते हैं, श्री, श्रीमती जी, तो श्रीमती जी ऐसे नहीं लिखते हैं, श्रीमती अलग, जी अलग, तो श्री और जी का प्रयोग अलग होना चाहिए। तो ये गलत है और सही है ऐसे, श्रीमती जी। अब बन अगली चीज देख रहे हैं हम कि संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग लिखना चाहिए। जैसे पढ़ा करता है, इसमें ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे खड़ी बोली में बोल रहे थे। पढ़ा करता है, मान लो पढ़ रहा है होता तो पढ़ रहा है, दोनों को साथ में लिख देते या फिर साथ में बोल देते। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, पढ़ा करता है, सब कुछ अलग अलग होगा। अब आगे जैसे या श्रुति व वा श्रुति है, या श्रुति में जैसे गया का बहुवचन गए होगा, होना चाहिए, ना कि गए। जैसे ग या, अगर गया लिखा है तो इसको आप कैसे बहुवचन में क्या लिखते हो? गए। ऐसे लिखते हो ग ए ये, हाँ। लेकिन ये सही नहीं है, ये ऐसे लिखना चाहिए ग, हाँ, गए, जो मतलब या श्रुति और बा श्रुति के आधार पर। या फिर आ, आना हो, अगर कोई आएंगे तो उसको आवेंगे नहीं लिखते, आवा का आवेंगे नहीं होता, आएंगे ही होता है। जैसे हम अक्सर यूज कर लेते हैं, तो कहाँ गया? आएंगे, ये कहाँ गया, आएंगे, ऐसे यूज होता है। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, या श्रुति और वा श्रुति में ए वर्ड का यूज होता है, जैसे गए वैसे आएंगे भी। ठीक है, बढ़े आगे। जाएंगे। हाँ सर, ये सब विषय जाएंगे, पढ़ेंगे, रोएंगे, अब कुछ भी पता ले गए है, थे। देखो, जब भाषा खंड के आधार पर इतना गहराई से हम करेंगे ना, तो हम जब लिखने भी जाएंगे तो आप छोटी छोटी गलतियां देखना, फिर आप जो छोटी भी गलतियां है ना उनको भी सुधारने लग जाओगे। जैसे मैं और ने फिर अलग नहीं करोगे, राम ने साथ साथ नहीं लिखोगे, आप समझोगे कि क्या क्या चीजें होंगी। अब आगे सर विराम चिन्ह। हाँ बोलिए। सर हम लोग तो पहले ही से ज्यादातर के बोल चाल के भाषा वाला सब ज्यादातर गलती भी बोलते हैं, हाँ, ज्यादातर सही भी लिख लेते हैं। तो कभी हमने बोलचाल की मैंने नहीं भाषा देखा है कि। वाले, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। आगे बढ़े अब। जी सर। अब देखो, विराम चिन्ह का संबंध प्राय सहमति, मतलब अल्प विराम में कॉमा होता है जैसे अंग्रेजी का, और अर्ध विराम में मतलब सेमी कॉमा होता है, जो मतलब अपने, जैसे कॉमा कहाँ है, कॉमा हो गया ये अर्ध विराम, और सेमी कॉमा मतलब अल्प अर्ध विराम, मतलब अर्ध विराम ही है, अल्प विराम और अर्ध विराम। अल्प विराम समझते हो क्या है? नहीं समझ, कहीं कहीं देखे हैं सर, उतना यूज नहीं किए हैं, खाली यूज थोड़ा थोड़ा जहाँ तक यूज करने आता है, बाकी कुमा लगता हाँ, है तो दो। ये पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये अल्प विराम है, और ये अर्ध विराम है। आप आधार से समझो, अल्प विराम मतलब थोड़ा सा रुकेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर बोलना है अ, राम ने बाजार से लौकी, कौमा करेला, कौमा टमाटर, कौमा मिर्चा ये लिया, फिर ये लिया, फिर सेमी कौमा, अब उसको जाकर ये काम करना है, तो अल्प विराम हुआ, फिर अर्ध विराम हुआ, फिर ये काम करना है, फिर घर आ जाना है, और आ जाना में है पूर्ण विराम। तो तीन चीजें दिखती हैं, और पूर्ण विराम अक्सर फुल स्टॉप से समझ लो,
और प्रयत्न लाघव तथा स्थान लाघव की दृष्टि से इस सुझाव को स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं दिखती। ऐसे सुझाव मिले हैं कि पूर्ण विराम के स्थान पर अंग्रेजी का फुल स्टॉप यूज कर दिया। आप बताओ, अंग्रेजी का अगर हम फुल स्टॉप यूज करेंगे तो क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं? या फिर क्या सर ज़्यादा सही होगा? जैसे सबसे पहले तो सर, हाँ, आप सर पहले बोलिए, कुछ कह रहे हैं। आप ही बोलो, आप बोलो। सर जैसे पहले कि हम लोग हिंदी में अगर ऐसे पूर्ण विराम इंग्लिश वाला यूज करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग पूर्ण विराम यूज किए, क्योंकि उस पर वो ध्यान ही नहीं जाएगा हिंदी वाले में। हाँ, और दूसरी चीज़ कि हिंदी में अक्सर बिंदियाँ लगती रहती हैं, तो हो सकता है पूर्ण विराम को भी फुल स्टॉप या फिर ये कौन-सा विराम है? ये तो चिन्ह की तरह है कुछ। अंग्रेजी में इसके काफ़ी मतलब है, हिंदी में इतना प्रयोग होता नहीं है। हिंदी में डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं हिंदी में। इतना प्रयोग मतलब बोलचाल में है ही नहीं। चिनिंग, चिनिंग क्या होता है? साइनिंग? साइन, हाँ। ये अंग्रेजी का है, शायद इसको क्या बोलेंगे? अगर इसको दिखा के कोई शब्द छूट गया हो, तो उस शब्द को लिख देते हैं, मतलब शायद कोई जैसे शब्द। सर मैं बताऊं, जैसे सर ऊपर कोई भी वर्ड बीच में छूट गया है तो ऊपर उसको दिखा कर नीचे अथी कर देते हैं। हाँ, वही है, बाकी इसका प्रयोग तो हालाँकि है नहीं। अब विसर्ग देखो, संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है, वो यदि तत्सम के रूप में हो तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाएगा, जैसे दुःखानुभूति। परंतु यदि उस शब्द में तद्भव रूप में विसर्ग का लोप हो चुका है, तो वो विसर्ग के रूप में ना लिखने में कोई समस्या नहीं है। जैसे दुःख-सुख, तो अगर नहीं हो रहा, जैसे आप पाली से देख रहे हो विसर्ग का लोप हमने कैसे किया था? तो उसको पहले मतलब विसर्ग हटाया, फिर रेफ लगा दिया, फिर ओकारांत कर दिया, फिर द्वित्वीकरण कर दिया, फिर द्वित्वीकरण को गायब किया, द्वित्वीकरण गायब करने के बाद सामान्य व्यंजन बनाया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि अगर संस्कृत निष्ठ शब्द यूज कर रहे हो, जैसे प्रायः यूज कर रहे हो, एक सेकंड, प्रायः हिंदी कैसे हो गया? प्रायः, तो ये संस्कृत का शब्द है, तो यहाँ पे विसर्ग यूज होता है। लेकिन अगर चलतू में हो गया, जैसे 6, तो इसको अगर देखो तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता था, इसको ऐसे लिखा जाता था, अक्सर आपने देखा होगा। पर ऐसे अगर यूज चलने लगा तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट हम बात करते हैं अखिल भारतीय देवनागरी लिपि के रूप में, मतलब अखिल भारतीय विकास के रूप में इस देवनागरी लिपि को क्या-क्या महत्व रखता है या फिर कहाँ-कहाँ। जैसे कल किसी ने जीपीटी से भेजा था कि तिब्बत बर्मा मूल की भाषा या फिर द्रविड़ परिवार में कुछ शब्द यहाँ से लिए गए हैं, या फिर जो जनजाति प्रदेश की कोल, मुंडा वगैरह कुछ-कुछ तो था। तो यहाँ पे देखो क्या-क्या है। अखिल भारतीय लिपि का बनने का मतलब भारत की सभी भाषाओं को व्यक्त करने के लिए चिन्हों की समुचित व्यवस्था हो। समझ रहे हो? भारत की 4 भाषाएँ द्रविड़, मतलब एक स्टेटस होना चाहिए ना कि उस भाषा में हर स्तर पर चीज़ें बेहतर तरीके से हो। अब तिब्बत बर्मा मूल की भाषाओं का प्रचलन अगर सीमित स्तर पर भारत में हो रहा है, जैसे नासिक ध्वनियों पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। हिंदी में सभी वर्गों में पंचाक्षरों में तो मतलब खासकर किया जाता है, और हमने सीखा भी कैसे करते हैं और कहाँ पे नहीं करते, तो वो समझ आता है। देवनागरी लिपि का मूल संबंध कोल मुंडा भाषाओं से जोड़ा गया है। जो कोल और मुंडा भाषा है वो वहां से जोड़ा गया, और बोल रहे हैं कि ये अनायास नहीं है। इन भाषाओं की बहुत सारी ध्वनियां यहाँ पे उपलब्ध होती हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे तो एक हमने पढ़ा कि डा और दो के बीच एक ध्वनि है डॉ, जिससे बनता है डॉक्टर। तो वो ध्वनि अक्सर कोल और मुंडा भाषाओं से मिलती है। जैसे आप उनको सुनोगे या फिर समझोगे ना, तो वहां पे ऐसी ध्वनियां निकलेंगी, जैसे अंगा हो गया, इया हो गया। तो ये शब्द संस्कृत में भी वांग्मय में मिलेंगे और यहाँ पे भी मिलेंगे। तो इसकी हम अखिल भारतीय रूप में देख सकते हैं कि कितनी विशेषता है। द्रविड़ परिवार की भाषा के रूप में 4 भाषाएं, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। तो ए ओ दोनों हास्य स्वर, क और न जो नुक्ता के साथ होता है व्यंजन हो जाए।
तेलुगु में ए ओ दोनों हाथ स्वर, या फिर रा नुक्ता के साथ, चा नुक्ता के साथ, जा नुक्ता के साथ, जैसे ज, या फिर र, स, या फिर कन्नड़ में ए और ओ नुक्ता दोनों हास्य स्वर, और मलयालम का क, र और ट ये भी व्यंजन में शामिल होता है। मतलब वैसे नहीं है, पर लिपि के आधार पर है, वहां से हमने सीखी हैं ये बातें। भारतीय भाषाओं को समाहित करने के लिए कुल 8 संकेतों को समाहित करने की जरूरत है। ए ओ दोनों हाथ स्वर, क, र, ज, च, ट, न। देख रहे हो, जैसे जा मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, ज नुक्ते के साथ, लेकिन और जैसे च है या फिर क है, तो वो सब बोलना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, शायद आपके लिए भी हो। बोल के देखो एक बार। पॉज। हाँ, तो ये सब बोला गया कि 8 संकेतों को समाहित करने की जरूरत है। आर्य भाषाओं की कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनके लिए स्वतंत्र संकेत देवनागरी में नहीं है। ऐसी ध्वनियों को निम्नलिखित कहते हैं। जैसे अभी मैंने बोला ना कि डॉक्टर वाला, आप देख लो, जैसे कश्मीरी का अ, झ, जा। झ और झ दोनों के लिए मतलब आप समझोगे तो लगेगा कि स्वतंत्र ध्वनियां हैं, पर वो समझ नहीं आएगा कि उसके लिए ये अंतर्मुखी उच्चारण होता है इसका, इसलिए इसका कारण होता है मुख के अंदर ही उच्चारण। आप देखो, मैं अगर मुख के अंदर ही उच्चारण, जैसे एक होता है कंपन, तो कंपन आप कराओगे तब ऐसे उच्चारण करा सकते हो, लेकिन मेरा मुख खुल जाता है बताते बताते। कौन से? कश्मीरी से? अंग्रेजी से ना, पता है क्या क्या लिखा है? जो आप बोल रहे हो नुक्ता वगैरह, तो ये फारसी अंग्रेजी दोनों से, जैसे क, ख, क, ज, फ, बोल ही नहीं पा रहा, मतलब अंतर्मुख से होगा शायद, तो इसलिए, या फिर तालव्य से होगा, कहाँ से होगा पता नहीं मुझे। अंग्रेजी से ज है, ज, फ, अ और आ, ये अंग्रेजी से लिया गया है। और बांग्ला से या, ये प्रयुक्त होता है। मराठी से च, छ, ज, झ। आप देखे देखते होगे, आ, मराठी में ये शब्द काफी यूज होते हैं। मराठी की आप कोई भी रील वगैरह देखोगे ना, तो वहां पे आपको काफी शब्द मिलेंगे। तो च, छ, ज और झ, ये तालव्य के अतिरिक्त दंतमूलीय उच्चारण है, मतलब दांत से उच्चारण किया जाना। सिंधी के जो अंतर्मुखी उच्चारण है, इनको लिया गया है। करके देखो, दंतमूलीय मराठी के च, झ, जा और झ। अब मैं बोल रहा हूँ ना, झा बोल रहा हूँ, तो दांत कभी कभी टच हो रहा है, कभी कभी नहीं टच हो रहा है। तो यही कारण है कि इसका व्यापकता है, उच्चारण के स्तर पर इतना हम लोग समृद्ध भी नहीं है। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ना, समझ आएगा काफी। और जैसे हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि एक होता है स्वनात्मक और एक होता है स्वनिमात्मक, मतलब कि ध्वनियां श्रुत भेदक तो हों, मतलब सुनाई तो दें। जैसे ज मैं बोलूं तो उसको अलग तो सुन रहा है, लेकिन हो सकता है उसका अर्थ ना बदले। अगर जकार हो तो जकार भी चलेगा, अर्थ के रूप में वही आएगा। या फिर जैसे मराठी में चू, झू, जू, झू, तो ये सब आते हैं, समझ आते हैं। तेलुगु में च, झ, ये सब, इन संजनों को आवश्यकता नहीं। अब देखो, 100 बात की एक बात, जितना भी पढ़ा उसमें से ज्यादा सिर्फ 3-4 क्वेश्चन आते हैं। वैयक्तिक प्रकाश प्रयास, संस्थागत प्रयास, मानकीकरण के क्या सुझाव दिए गए हैं, वो भी 10 नंबर का सुझाव आएगा। और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये भी 10 नंबर का आएगा, ज्यादा बड़ा आएगा नहीं। तो उसके लिए अगर हम बस इतना जाने कि हाइफन का प्रयोग कैसे हो रहा है, परसर्गों का प्रयोग कहाँ पे हो रहा है, या श्रुति व श्रुत क्या है, विराम चिन्ह कैसे, विसर्ग कैसे, तो हम कंक्लूजन लिख ले जाएंगे कि ये है। तो इससे थोड़ा सा व्यवस्था स्थापना ही अच्छे से हुआ है। अगर हम आगे जाएंगे, जैसे अखिल भारतीय रूप में भी पूछ सकता है, तो वो भी समझ सकते हैं। इतना करीब से समझना कि ज कब आ रहा है, ज कब आ रहा है, या फिर रेफ कब लग रहा है, पदेन कब लग रहा है, इनको सीखेंगे तो वो थोड़ा मतलब और भी गहराई स्तर की बात है। हालांकि अगर सीखना चाहेंगे तो इतना गहरी बात नहीं है कि अगर पहला व्यंजन हो तो रेफ होगा, द्वितीय व्यंजन के बाद आए तो 3 नियम लगेंगे। जैसे खड़ी पाली पाई वाला हो तो रा नीचे लगता है, जैसे भ्राता हो गया, या फिर कर्म हो गया। अगर दा आए तो दा के साथ द्रा लगता है, वही दा के साथ सिंपल है कि आप
ऊपर नहीं लगाओगे कभी भी। कद्र लिख लो या फिर आप कुछ भी लिख लो, ना तो रेफ लगेगा ना तो उर्फ लगेगा, केवल पदेन लगेगा। और अगर पहला व्यंजन हो ट ड छ या फिर रा, तो इसके नीचे डबल रा ही लगता है, जैसे ट्रक, ड्रम या फिर कुछ और। तो ये चीजें हो गई। अब बाकी कुछ ज्यादा बचा नहीं है। परिभाषिक शब्दावली के आधार पर थोड़ी बातें हैं। जैसे देखो, मानकीकरण के प्रयास मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके कर ही दिया। परिभाषिक शब्दावली का विकास कैसे होता है, तो हमने थोड़ी थोड़ी बात की कि जैसे शब्द बनते हैं तो उनको स्थापित किया जाता है। तो जो अभी सुझाव मिल रहे थे, वही सुझाव उनको परिभाषिक शब्दावली बनाने का प्रयास करते हैं। अनुवाद कार्य की प्रगति कैसी हुई? जैसे अनुवाद कार्य वहां से शुरू होता है, ईसाई मिशनरी वगैरह से या फिर और चीजों से। लेकिन फिर जब 20वीं शताब्दी में या फिर और आगे आता है, तो यहाँ पे जो द्विरूपता है इसको खत्म किया गया। जो और चीजें गलत हो रही हैं या फिर वैज्ञानिक आधार पर नहीं है, उनको बदला गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन हुआ और वहां पे लगभग लाखों शब्द, 7 लाख के आसपास शब्दों का वैज्ञानिकरण किया गया, जिससे विकास हो सका या फिर तकनीकी विकास। अब हिंदी का तकनीकी विकास 3 स्तर पर देखेंगे वैसे, हालांकि 2 ही स्तर है, कंप्यूटर और यांत्रिकीकरण के स्तर पर। और टेली प्रिंटर वगैरह देख लो, इलेक्ट्रॉनिक टाइपर देख लो, कंप्यूटरीकरण देख लो। तो इसमें जो भी चीजें हैं आप अगर उसको पढ़ोगे तो कुछ अलग नहीं है। जैसे टाइपराइटर में कुछ जो समस्याएं होती हैं, आप जैसे यहाँ पे अगर लिखना चाहो हिंदी में कोई शब्द, तो हो सकता है जैसे आपको कोई कविता लिखना हो, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, अगर एक लाइन में पूरा लिखना हो तो टाइपराइटर आपका साथ नहीं देगा। आपको बोलेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तो लिख लो, लेकिन हमारा आपको नीचे लिखना पड़ेगा। तो यानी वहां पे कुछ लोग कहते हैं विद्वान कि ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए ना, कि आप अपनी भाषा को या फिर आप देखो लय, अगर लय टूट रहा है कहीं पे, आप वाक्य को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, अब हमारा आप नीचे पढ़ रहे हो तो लय टूटा। तो कंप्यूटर जो है सहायता ज्यादा नहीं कर पाती। कुछ विद्वान कहते भी हैं कि ठीक है जो भी है, रविशंकर शुक्ल जैसे कहते हैं कि ठीक है जैसे है, अब हिंदी को ढल जाना चाहिए। अगर है तो आप आधा आधा कर लो, सारे जहां से अच्छा कर लो और नीचे कर दो हिंदुस्तान हमारा। तो ऐसा मतलब सुझाव दिया जाता है। टेली प्रिंटर के आधार पर क्या चुनौतियां हैं, क्या लोग बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, कंप्यूटरीकरण। तो इसका भी क्लास जरूरी है या फिर ठीक है हो जाएगा? कि कीबोर्ड में टाइपिंग कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार से आता है, रेमिंगटन टाइपिंग, इन स्क्रिप्ट हो गया और फोनेटिक हो गया। तो ये सब बताना उतना जरूरी नहीं है, आप पढ़ लेना एक बार समझ आ जाएगा कि फोनेटिक में क्या है, इन स्क्रिप्ट में क्या है। पढ़ा था सर। तो भाषा खंड को खत्म समझे मतलब। अब एक दो अगर जरूरत पड़ेगी कि कुछ में ऑडियो बना देना चाहिए, तो 5-10 मिनट का मैं बना दूंगा उसमें, मतलब नोट्स के साथ, कि नोट्स दे दूंगा और वो बना दूंगा। लेकिन अगर नहीं लगेगी तो फिर सैटरडे को टेस्ट हालांकि है ही। ठीक है। हम्म।